स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, जब भी एक फ्यूचर सुपर पावर राइज कर रही होती है तब एग्जिस्टिंग सुपर पावर को उससे खतरा होता है और उस खतरे की वजह से इन दोनों के बीच में संशय बढ़ता जाता है, मिसट्रस्ट बढ़ता जाता है, फियर बढ़ता जाता है और अल्टीमेटली वॉर हो सकता है या वॉर होने वाला हो सकता है। ये सिचुएशन बनती है, लेकिन कभी वॉर नहीं होता, युद्ध नहीं होता। इस पर्टिकुलर सिनेरियो को कहते हैं थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। As we all know that the current superpower is who? United States of America. But we also know that the future superpower is China or a rising superpower. So when rising superpower is threatening the existence of current superpower, then it is manifested in many ways, like fear, okay, like mistrust, and many more things. Trade war is one of the biggest example of this. जो हम US चाइना ट्रेड वॉर अभी देख रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये एग्जाम्पल है थ्यूसिडाइड्स ट्रैप का। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गई या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल हो गया या WTO हो गया, इनका जो डिक्लाइन है ये अपने आप में संकेत है कि थ्यूसिडाइड्स ट्रैप इज गोइंग ऑन। तो क्या है थ्यूसिडाइड्स ट्रैप, आज के इस वीडियो में वो जानेंगे। उसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। किंडलबर्गर ट्रैप इज वन ऑफ द ट्रैप विच इज कनेक्टेड टू थ्यूसिडाइड्स ट्रैप, उसको भी समझेंगे। और इन दोनों के अलावा इसका मैनिफेस्टेशन जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, वेस्ट एशिया में, US और चाइना का, वहां पे किस तरीके से इनकी दुश्मनी एक दूसरे के सामने दिखाई दे रही है और कैसे दोनों बिहेव कर रहे हैं, उसको भी समझेंगे। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये GS पेपर 2 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम यहां पे समझेंगे, क्योंकि इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लेयर इन मिडिल ईस्ट। तो इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पहले ये ट्रैप को समझे, पहले इस राइवलरी को समझे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज दैट इज मिडिल ईस्ट। पहले तो मिडिल ईस्ट क्यों बोलते हैं, ये तो वेस्ट एशिया है ना, यदि इंडिया से देखा जाए तो ये तो वेस्ट एशिया है, तो मिडिल ईस्ट क्यों बोलते हैं, इसको भी मैं अच्छे से आपको बताता हूं कि ये मिडिल ईस्ट जो टर्म है ये भी एक यूरोसेंट्रिक टर्म है। उनके हिसाब से जो ओटोमन टर्क्स थे वो उनके नियर ईस्ट में थे और इंडियन सब कॉन्टिनेंट फार ईस्ट में था, और उसके बीच वाला जो पार्ट है वो मिडिल ईस्ट में है। आप समझ गए, ठीक है। तो ये भी जो टर्म है वो यूरोसेंट्रिक या US सेंट्रिक टर्म आप बोल सकते हो, ठीक है। कायदे से उसको हम लोगों को कहना चाहिए वेस्ट एशिया, नॉट मिडिल ईस्ट। तो किसने दिया था टर्म, द टर्म मिडिल ईस्ट वॉज कॉइन्ड बाय अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट अल्फ्रेड थायर महान इन द लेट 19th century, reflecting US centric worldview, where the region was seen as an intermediary zone between the Europe and the Indian subcontinent. तो पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि मिडिल ईस्ट है क्या, ठीक है। फ्रॉम टर्की टू ईरान टू सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान टू इजिप्ट, इस पर्टिकुलर रीजन को कहा जाता है मिडिल ईस्ट, है ना। बड़ा अच्छा स्ट्रेटेजिक कनेक्टिंग पॉइंट है एशिया, अफ्रीका, यूरोप का, पहली चीज। दूसरी, एक और कॉन्सेप्ट, थ्यूसिडाइड्स ट्रैप क्या होता है। मैंने आपको पहले ही वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि थ्यूसिडाइड्स ट्रैप क्या है ना, विच डिस्क्राइब द हाइटेंड रिस्क ऑफ वॉर व्हेन राइजिंग पावर थ्रेटन्स टू डिस्प्लेस, ओके, डिक्लाइनिंग पावर, इंक्रीजिंग द फियर, मिसट्रस्ट एंड चांसेस ऑफ मिसकैलकुलेशन। मिसकैलकुलेशन भी हो सकती है लेकिन होती नहीं है। दिस टर्म इज इंस्पायर्ड फ्रॉम थ्यूसिडाइड्स इनसाइड अबाउट द Peloponnesian War, the rise of Athens and the fear in the Sparta made war likely, capturing how shift in the power creates structural stress. तो US का डिक्लाइन लगभग होना शुरू हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप की ये जो हरकतें रही तो वो कंप्लीट होगा, बिल्कुल वो एंश्योर करके जाएंगे। और चाइना का राइज भी एक सत्य है ना, उसको कोई डिक्लाइन कर नहीं सकता। अब थ्यूसिडाइड्स ट्रैप ऐसा नहीं है कि अभी ही ये चल रहा है, ये पहले भी हुआ है। मॉडर्न एंड नियर मॉडर्न किंगडम, मैंने एंशिएंट के एग्जांपल्स नहीं दिए, लेकिन जब यूनाइटेड स्टेट्स का राइज हुआ, ओके, इन द 20th century, इन द स्टार्टिंग ऑफ द 20th century, एंड यूनाइटेड किंगडम डिक्लाइन करने लगा, तो वो बहुत अच्छे से टैकल कर लिया गया
क्यों? यूएस ओवरटुक ब्रिटेन इकोनॉमिकली एंड रीजनली बट बोथ अवॉइडेड वॉर मैनेज्ड थ्रू डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी से वो मैनेज हो गया, यूके का पतन हो गया, यूएस आ गया। वर्ल्ड वॉर 2 तक आते आते यूएस आ चुका था, लेकिन यूएसएसआर भी राइज कर रहा था। तो दूसरा जो हम देखते हैं थ्यूसिडाइड्स ट्रैप बिटवीन सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स, जिसे हम क्या कहते हैं? कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के टाइम पे जो जो भी बातें हुई वो एक थ्यूसिडाइड्स ट्रैप का ही पार्ट था। सो अ राइजिंग यूएसएसआर थ्रेटन्ड यूएस ग्लोबल इन्फ्लुएंस, न्यूक्लियर डिटरेंट रेज्ड स्टैक्स। चाहे वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो, लेकिन जो भी चीज हो वो भी मैनेज हो गई। 1991 में हम अच्छे से जानते हैं कि यूएसएसआर का पतन हो गया, ठीक है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया और यूएस हेजेमनी स्टैब्लिश हो गई। सो फ्रॉम 1991 अप टू 2010 यूएस हेजेमनी चलती रही। बट आफ्टर 2010 फिर से क्या हुआ? एक राइजिंग सुपर पावर देखने को मिली और उसे कहते हैं हम चाइना। So China's rapid economic and military rise challenge the US primacy in Asia especially. Risk includes maritime incident, tech decoupling, alliance commitment and crisis escalation. ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं the Kindleberger trap. This is the outcome of Thucydides trap. जब दो सुपर पावर है ना, दो बड़े बड़े पोल, ओके, बाईपोलर वर्ल्ड अभी देखा जाए तो नहीं है, ठीक है, लेकिन जब दो सुपर पावर ऐसा करेंगी तो क्या होगा? जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो डिसरप्ट होगा, और ये हो रखा है अभी, ठीक है। एंड विच विल इंपैक्ट ग्लोबल पब्लिक गुड। अब ग्लोबल पब्लिक गुड्स क्या हो सकते हैं? चाहे वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो सकती है, जैसे कि WTO ने एक इकोनॉमिक ऑर्डर सेट किया हुआ था फ्री ट्रेड का, फ्री मार्केट इकोनॉमी का, वो अब डिसरप्ट हो गया। चाहे वो सिक्योरिटी की बात हो, सिक्योरिटी डिसरप्ट हो गई और हमें बहुत सारे इंसिडेंसेस देखने को मिले, चाहे वो ईरान वॉर हो, चाहे वो गाजा वॉर हो, इजराइल और पैलेस्टीन वॉर हो, ठीक है, फ्री ट्रेड तो डिसरप्ट होगा ही। एंड ग्लोबल गवर्नेंस पे भी आंच आ जाती है, ठीक है, लाइक सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनाइटेड नेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती चली जाती है। WTO तो एकदम डिसफंक्शनल है जब से डोनाल्ड ट्रंप अपने फर्स्ट टर्म में आए थे, ठीक है। फ्री ट्रेड प्रमोटिंग ओपन ट्रेड सिस्टम लाइक WTO, ये खत्म हो चुका है। सिक्योरिटी एंश्योरिंग ग्लोबल पीस, जब सुपर पावर खुद इंगेज्ड है तो सुपर पीस कहां से आएगी? सवाल ही नहीं उठता। पॉलिसिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, अब यूएस आप जानते हैं यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व्ड है, ठीक है, वो इजराइल पैलेस्टीन वॉर में इन्वॉल्व है, इनफैक्ट खुद ने जाकर के ईरान पे एयर स्ट्राइक कर दी। ये सब मैनिफेस्टेशन है, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं है, ओपन मार्केट, यहां पे तो ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं। आर यू गेटिंग? ये पूरी जो सिचुएशन है, इन चारों को कहा जाता है ग्लोबल पब्लिक गुड। तो दोनों ही ग्लोबल पब्लिक गुड्स को डिलीवर करने में सक्षम नहीं होते हैं। इस पर्टिकुलर सिनेरियो को कहते हैं किंडलबर्गर ट्रैप। इट इज अ जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट एक्सप्लेन द रिस्क ऑफ ग्लोबल स्टेबिलिटी, ठीक है, व्हेन मेजर पावर फेल्स टू प्रोवाइड द एसेंशियल ग्लोबल गुड्स, ठीक है। तो ये सिचुएशन अभी बनी हुई है। तो आज की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन समझनी है आपको, तो आप ये दो ट्रैप से समझ सकते हैं। पहला थ्यूसिडाइड्स ट्रैप, जिसमें यूएस और चाइना फंसे हुए हैं, और इसकी वजह से पूरी जो दुनिया फंसी हुई है वो किंडलबर्गर ट्रैप में फंसी हुई है। इसी वजह से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने क्या बोला था? द किंडलबर्गर ट्रैप ऑन द शॉर्टेज ऑफ ग्लोबल गुड इज फार मोर सीरियस देन द थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। ये उन्होंने बोला था, ये आपको पता होना चाहिए कि वो क्या बोलते हैं। डिक्लाइन ऑफ WTO, अ थ्रेट टू ग्लोबल स्टेबिलिटी, ये बहुत सारे ऐसे आर्टिकल छप चुके हैं, लेकिन उनका कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड वही है, ठीक है। दूसरा आप देखिए, व्हाट वुड अ यूएस चाइना ट्रेड वॉर टू डू विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, क्योंकि ट्रेड वॉर तो चल ही रहा है। इसके बाद आप देखिए, अच्छा आगे बढ़ने के पहले बहुत जरूरी सूचना कि 31 ऑफ अगस्त को ये जो बैच है ये क्लोज होने वाला है, और ये सेल भी एंड होने वाली है। सो दिस इज द लास्ट चांस टू ज्वाइन, ओके, एरिस्टोटल बैच विद दिस प्राइस। SU लाइव कोड का इस्तेमाल करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट साल भर में एक ही बार मिलता है, वो अभी मिल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मूविंग अहेड विद दिस, यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल फॉर ऑल द फिलोसफिकल ऑप्शनल रिलेटेड क्वेश्चंस,
ठीक है। और ये सारा जो मटेरियल जो होता है फिलॉसफी ऑप्शनल से रिलेटेड वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। एक और चीज, क्योंकि सेल चल रही है, ठीक है, ये जो बैच है ये स्टार्ट होने वाला है अगस्त से, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रतिज्ञा बैच है और लास्ट चांस है, यदि अभी भी आपने डिसाइड नहीं किया है तो अगला अटेम्प्ट आपका बिगड़ ही जाएगा। तो ये लास्ट चांस है, आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग SU लाइव कोड विद दिस प्राइस। और जीएस के ऐसे सारे वीडियोस के लिए आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आते हैं यूएस चाइना स्ट्रेटेजिक कंपटीशन इन मिडिल ईस्ट। देखो इसके बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस हैं, लेकिन आज हम पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट की बात करने वाले हैं, या वेस्ट एशिया, ठीक है। यदि आप जियोपॉलिटिकली अवेयर हो तो आप अब उसको वेस्ट एशिया बोलना शुरू कर सकते हो, ठीक है। इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में उसको मिडिल ईस्ट नहीं बोलती है, वो तो एक फैंसी सा टर्म है, तो न्यूज़पेपर में चलता है, नहीं तो अब हम वेस्ट एशिया ही बोलते हैं, ठीक है। तो US China strategic competition in the Middle East historically been the region of geopolitical significance due to what? Their vast energy resources, strategic location and complex political dynamics. ठीक है, चाहे वो शिया सुन्नी एक्सिस हो, है ना, शिया एक्सिस इज लेड बाय ईरान, सुन्नी एक्सिस इज लेड बाय सऊदी अरेबिया एंड वन ज्यूस दैट इज इजराइल, ठीक है। इंडिया के भी अपने ट्राइलेटरल कॉन्टेक्ट है वहां पे, चाहे वो ईरान से हो, सऊदी से हो या Israel से। United States and China are engaged in the strategic competition in the Middle East, reminiscence of Cold War proxy conflict. The competition is not just the regional influence, but it is a part of broader global rivalry. ये सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन का पार्ट है, ठीक है। चाहे वो ताइवान स्ट्रेट में टेंशंस का बढ़ना हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट में कोई चीज का बढ़ना हो, या इंडियन ओशियन में भी अब तो मिलिटराइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है, वहां पे भी, ये सब इसका एग्जाम्पल है थ्यूसिडाइड्स ट्रैप का। सो इन द मिडिल ईस्ट अ कोल्ड वॉर रिडक्स, तो ये चालू हो गया है, ठीक है। अब मिडिल ईस्टर्न पावर उससे कैसे डील करती है ये भी देखा जाएगा। हिस्टोरिकली यूनाइटेड स्टेट हैज बीन द डोमिनेंट एक्सटर्नल पावर इन द रीजन, बहुत डोमिनेंस है यूएस का, मिलिट्री बेसेस हैं, लगभग हर कंट्री के साथ में एंगेजमेंट है एक्सेप्ट ईरान, जो कि बाद में जो इस्लामिक रेवोल्यूशन आया उसके बाद से ईरान के साथ उनके कनेक्शन कम हो गए, नहीं तो ईरान से भी थे, डोमिनेंट प्लेयर यही थे, ठीक है। सो हाउएवर चाइनाज ग्रोइंग प्रेजेंस इन द मिडिल ईस्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू डायनामिक्स। चाइना मिलिटरीली इंटरवीन नहीं कर रहा है, मिलिट्री पावर के थ्रू अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश नहीं है, रादर इकोनॉमिक पावर, ठीक है, leading to competition between these two global powers. This competition is not just about dominance but reflect a broader trend of multi-alignment, where Middle East countries engage with the multiple global powers to diversify their partnership and reduce their dependence on a single nation, particularly US. हेनरी किसिंजर का कोट मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया हुआ है कि to be the enemy of US is dangerous, बट टू बी द फ्रेंड ऑफ यूएस इज फेटल, ठीक है। तो वही पॉइंट यहां पे मिडिल ईस्टर्न कंट्री इतने सालों की बायलैटरल रिलेशनशिप के बाद में एक चीज समझ चुकी हैं कि यूएस पे आप सिंगल हैंडेडली डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। सो दे आर डाइवर्सिफाइंग देयर बायलैटरल रिलेशन, और उनके लिए सबसे बड़ी पावर अब कौन है? चाइना, ठीक है। दे आर एक्टिवली एंगेजिंग विद द चाइना, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द चाइना इन मल्टी अलाइंड। आप समझ रहे, मल्टी अलाइंड अलाइनमेंट अब सिर्फ वो यूएस से नहीं रखेंगे, इंडिया भी तो यही करता है। व्हाई? टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी, वही वो चाहते हैं। अब हम देखेंगे कि वो मल्टी अलाइनमेंट कैसे चल रहा है। और यूएस का भी अपना है कि यूएस इज डी प्राइवेटाइजिंग मिडिल ईस्टर्न प्रेजेंस। अफगानिस्तान से अचानक से निकल जाना, क्यों? क्योंकि राइज ऑफ चाइना इज थ्रेटनिंग देम इन इंडो पैसिफिक रीजन, एंड दैट इज व्हाई they are deprivatizing that particular region, although they are having significant military presence in Middle East. Okay, ऐसा नहीं है कि उन्होंने military presence खत्म कर दी है, but they are actively disengaging with that particular region and focusing on this region, that is in Indo-Pacific region. We will not say Asia Pacific. The US has reduced strategic focus on the Middle East to privatize competition. Okay. China in the Indo-Pacific and address challenges in the Europe. Okay, and this shift is called pivot to Asia. हम सब अच्छे से इस बात को जानते हैं। US shifting Middle East policy, pragmatism as it speak. लेकिन फिर भी साइनो अमेरिकन कंपटीशन है।
यूएस का हमेशा से रहा है मिलिट्री पावर के थ्रू, लेकिन चाइना क्या कर रहा है? यूएस इज ट्रेडिशनली मेंटेन डोमिनेंस थ्रू मिलिट्री प्रेजेंस, इकोनॉमिक एड एंड पॉलिटिकल एलीज, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, इजराइल हो. बट चाइना इनिशियली फोकस्ड ऑन एनर्जी इंपोर्ट, नाउ इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट, एंड स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हम सब जानते हैं, जो कि मिडिल ईस्ट से जा रहा है, स्पेशली तेहरान से होकर के मिडिल ईस्ट से जा करके इस्तांबुल, एंड इस्तांबुल से मॉस्को जाएगा, तो मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करता हुआ पहुंचेगा. तो विथ BRI चाइना इज एक्टिवली एंगेजिंग. सऊदी ईरान डील, और यही नहीं, वो मिलिट्री प्रेजेंस तो लेके जा नहीं रहे हैं. अच्छा, यहां से ट्रस्ट भी बिल्ड होगा. यूएस जहां सीधा मिलिट्री भेज देता है, वहां चाइना बड़ा अच्छे से डिप्लोमेटिक गेम खेल रहे हैं. ऐसा बहुत मुश्किल से हो सकता था कि ईरान और सऊदी डील हो जाए, लेकिन पीस डील मीडिएट की किसने? चाइना ने. ठीक है, सऊदी ईरान डील अ टेस्ट केस ऑफ चाइनास रोल एज एन इंटरनेशनल मीडिएटर. ठीक है, जो कि अभी डोनाल्ड ट्रंप बने हुए हैं, लेकिन चाइना ने बहुत इंपॉर्टेंट डील क्रैक करवाई. यही नहीं, मल्टी अलाइनमेंट, और यहां की कंट्री तो वो अलाइन कर ही रही है, चाहे वो UAE हो, चाहे वो कतर हो, और ईरान तो बहुत लंबे, ईरान ने तो 25 साल के लिए पार्टनरशिप साइन की है. ठीक है, चाइना से. तो सऊदी अरेबिया भी अब क्या है? इंगेज हो रही है. किससे? चाइना से. UAE भी इंगेज हो रही है. हाउ चाइना अलाइंड इटसेल्फ विद द सऊदी अरेबियास विजन ऑफ 2030. मतलब चाइना स्ट्रेटेजिक गेम खेल रहा है, उनके विजन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहा है, ताकि वो बहुत बड़ा प्लेयर रीजन में बन सके. और यही नहीं, ठीक है, हाउ UAE and China shaping the global order. China heavily invested in where? Ports of UAE. Challenges to the US interests. Now US faces challenges in maintaining influence in China's non-interventionist approach and economic incentive to attract Middle Eastern country. क्योंकि चाइना इंटरवेन कर नहीं रहा है, यूएस ने सब जगह इंटरवीन कर दिया है. यूएस की एक अच्छी खासी बेकार वाली इमेज बन चुकी है, लेकिन वहीं चाइना चुपचाप अपना डिप्लोमेटिक गेम खेल रहा है, और धीरे धीरे करके जो ट्रस्ट इरोड होता जा रहा है यूएस पॉलिसीज से, चाइना अपना ट्रस्ट बनाने की कोशिश में लगा हुआ है. यूएस हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री इंटरवेंशन, चाहे वो इराक वॉर हो, चाहे वो सीरिया वॉर हो, एंड परसीव्ड इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज, और डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में तो अभी और ज्यादा इनकंसिस्टेंट हो गई है. सम मिडिल ईस्टर्न स्टेट सीक्स टू अल्टरनेटिव. एग्जांपल, यूएस विड्रॉल फ्रॉम JCPOA. ठीक है, यूएस विड्रॉल फ्रॉम द ईरान डील 1 ईयर. इसके बाद चाइना विथ 400 बिलियन ईरान डील कुड डीपन इन्फ्लुएंस इन द मिडिल ईस्ट. ठीक है, या फिर रशिया, टर्की, चाइना, ईरान, द रिटर्न ऑफ एम्पायर. एक नई एक्सिस बन रही है, रशिया, चाइना, टर्की, ठीक है, और ईरान. पहले ये पाकिस्तान को भी काउंट कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने बाजी पल, है ना, पाकिस्तान के अचानक से जो मिलिट्री जनरल्स थे वो कहां चले गए? यूएस व्हाइट हाउस में लंच करने के लिए चले गए, और पूरी चीज बदल गई. लेकिन ये एक्सेस यहां पे बनती हुई दिख रही है. ठीक है, रिस्क एंड लिमिटेशन. सम एरियाज ऑफ कॉपरेशन लाइक अडॉप्टिंग चाइनीज 5G टेक्नोलॉजी और अलोइंग चाइना टू डेवलप क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजेस व्हाट? यूएस कंसर्न अबाउट द सिक्योरिटी रिस्क एंड ड्यूअल यूज कैपेबिलिटीज. चाइना के जो पोर्ट्स होते हैं वो ड्यूअल यूज कैपेबिलिटीज हो सकती है उनकी. द यूएस वरीज दैट चाइना 5G नेटवर्क इन द गल्फ कंट्री कुड बी यूज्ड फॉर एस्पियोनेज. चाइनीज बिल्ड पोर्ट कुड सपोर्ट मिलिट्री एक्टिविटीज. आप समझ रहे हैं? फियर, mistrust and miscalculation, these are nothing but the manifestation of Thucydides trap. इसी वजह से पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है. ये सारे जो भी चीज आपको दिखती है, ये उन कॉन्सेप्ट से ही तो आया है. ठीक है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट बूस्ट आबू धाबीज इकोनॉमी. प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट एंड अलायंस. यूएस ने डायरेक्ट इजराइल को समर्थन किया, वहीं चाइना ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ावा दिया. ठीक है, बढ़ाया, जिससे कि दिख रहा है यहां पे साफ साफ कि क्या हो रहा है? कोल्ड वॉर एरा का रिवाइवल यहां पे दिखाई दे रहा है. ईरान, रशिया, चाइना कंडक्ट जॉइंट नेवल ड्रिल इन द गल्फ ऑफ ओमान. ये सब क्या है? मैनिफेस्टेशन है. इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल स्टेट. चाइनाज इंटरेस्ट हेवीली ऑन मिडिल ईस्टर्न ऑयल. ठीक है, एंड सीक रीजनल स्टेबिलिटी टू एंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई.
400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है ईरान में। और यूएस का इंटरेस्ट क्या है? यूएस वांट्स टू मेंटेन इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन टू एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ इट्स एलीज, स्पेशली लाइक इजराइल एंड सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो अपने अपने इंटरेस्ट है। चाइना का इंटरेस्ट हमेशा से किस बात पर रहा है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट से। वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फोर फ्रंट पे रखता है रादर देन सम अदर इंटरेस्ट। टेरिटरी की उसको वैसे भी भूख नहीं है, और वो धीरे धीरे करके जो यूएस लेड ग्लोबल ऑर्डर है उसको धीरे धीरे करके चैलेंज करता जा रहा है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो यूरोप में क्यों ना हो। अब जब डोनाल्ड ट्रंप की इस प्रकार की पॉलिसी रहेंगी तो यूरोप में क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसको भी किसी क्लास में समझेंगे। तो इतना यहां से एक चीज समझ में आई कि थ्यूसीडाइड्स जो ट्रैप है उसमें ये दो कंट्री फंसी हुई हैं, और पूरे ग्लोबल आप बोल सकते हैं ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक सिनेरियो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, दैट इज नोन एज किंडलबर्गर ट्रैप। इससे कैसे नेविगेट करना है? कैन इंडिया प्रोवाइड ग्लोबल पब्लिक गुड, जैसे कि हमने वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव लिया था, या कोई ऐसा इनिशिएटिव जिससे इंडिया एक पीस, स्टेबिलिटी, ओपन ट्रेड या ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा दे सके? क्या ऐसा कर सकता है? यदि कर सकता है तो थोड़ा सा वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी क्या राय है, क्योंकि हमारे जो पॉलिसी मेकिंग लेवल पे ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया विल गोइंग टू प्रोवाइड दोज पब्लिक गुड्स, ऑल्दो हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, फिर भी जब एस जयशंकर जी ने कहा था तो ये हमने तब ये भी बोला था कि इंडिया इज ट्राइंग, लेकिन इंडिया के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो पहले तो इन दोनों कंट्री को सोचना पड़ेगा कि क्या यही सब चलता रहेगा। ठीक है, द यूएस चाइना स्ट्रेटेजिक कंपटीशन इन द मिडिल ईस्ट रिफ्लेक्ट अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, चाहे वो सिक्योरिटी इन्फ्लुएंस हो या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो फॉर रिसोर्सेज बाय चाइना, बाय सपोर्टिंग ऑपोजिंग साइड यूएस, इजराइल एंड चाइना, ईरान। ओके, पावर रिस्क एस्केलेटिंग रीजनल टेंशन, रेमिनिसेंस ऑफ कोल्ड वॉर एरा डायनामिक्स। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि क्या चल रहा है और ये कैसे अनफोल्ड हो सकता है इन फ्यूचर। लेकिन इतना श्योर है वॉर नहीं होगा, लेकिन इतना भी श्योर है कि ये जो ग्लोबल गुड्स की प्रॉब्लम है ये कंटिन्यू चलती रहेगी। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।